बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। एक ही जंग तीन नज़रों से देखी जाए तो आपको मिक्स सिग्नल मिलते हैं। अगर आप अमेरिका की नज़र से बात करें तो वहाँ पे मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जो नई रजीम आई है, एक तो रजीम चेंज का मतलब ही उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दिए हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि जो बंदे हैं सारे नए हैं, लिहाजा रजीम चेंज हो गई है। रजीम का फ़लसफ़ा वही है, उतनी ही अग्रेसिव है, लेकिन चलो रजीम चेंज हो गया। वो रजीम बड़ी रीज़नेबल है, हमसे बात कर रही है। अच्छा, उस रजीम और पिछली रजीम में बड़ा फ़र्क है, लिहाजा हम कोई ना कोई डील रीच कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, वाइट हाउस अपने अकाउंट से, मार्को रूबियो प्रेस से बात करते हुए ये कहता है कि जी 5-6 दिन है, वरना फिर हम बिल्कुल हर चीज़ तबाह कर देंगे। और जिन चीज़ों को वो तबाह करने की बात करते हैं, अगर आप वो सुने तो बेसिकली वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी प्लांट्स, डीसैलिनेशन प्लांट्स। इसराइल ने अब खुल के तस्लीम कर लिया कि हमने बिल्कुल इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को अटैक किया, क्योंकि उसके अंदर डीप डाउन कहीं ना आईआरजीसी का हाई कमांड था। मैं वही वाली कहानी जो हम फ़लस्तीन में सुनते रहे, लबनान में सुनते रहे। तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अमेरिका कह रहा है कि जनाब हम जंग जीत भी गए हैं, रजीम चेंज भी हो गया है, नई रजीम रीजनेबल भी बहुत है, लेकिन हम हर चीज़ तबाह कर देंगे। और अगर हम उनके ग्राउंड ट्रूप्स की मोबिलिटी बात करें तो बाकायदा उनके मरीन्स अब मिडल ईस्ट में पहुंच गए और उनकी ग्राउंड प्रेजेंस इस वक्त पिछले 10 साल के टेन्योर के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो ये अजीब किस्म की निगोशिएशन है। अच्छा, यही जंग अगर आप इसराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि हम हाफ वे पॉइंट से आगे हैं। किस चीज़ में? कहते हैं द नंबर ऑफ मिशंस में, लेकिन टाइम में नहीं। इसका क्या मतलब है? लाइक आपने महीना जंग प्लान की हुई थी तो आपके 15 दिन हो गए। नहीं, इसका ओपन एंडेड सा प्लान है। इसका मतलब है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं होंगे, जंग रुकेगी नहीं। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहीं ये बात नहीं की कि हम निगोशिएट कर रहे हैं या हम निगोशिएशंस का हिस्सा हैं या अमेरिका निगोशिएशंस बहुत अच्छी कर रहा है या ईरान निगोशिएट करना चाहता है। उसने आगे सिर्फ बताया कि जनाब जंग आधे रास्ते हो चुकी है और हमने मिशंस में आधा रास्ता कर लिया, टाइम में नहीं। साथ ही उसने ये बात की कि जनाब हमें ईरान का इंश्योर करना है कि उनके प्लांट्स, उनका एनर्जी सेक्टर, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उनके वेपन्स आर्मेंट सब कुछ तबाह हो जाए। यानी कि इम्पॉसिबल टास्क। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक हर पाकिस्तानी एक पैर पे नहीं खड़ा हो जाएगा ना, तब तक जंग जारी रहेगी। बस कि 25 करोड़ लोग हैं, ये चीज़ होनी नहीं है। ये सिग्नल होता है एक ओपन एंड वॉर के लिए। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाए ईरान पे। ठीक है, तो ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है हम डायरेक्ट मुज़ाकरात तो कर ही नहीं रहे। यानी कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि हम अमेरिका दज्जाल से बात करने को तैयार ही नहीं है, हम इनडायरेक्टली मुज़ाकरात करेंगे। सारी की सारी जो अमेरिका की इस वक्त जंग का मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका के दो बयान सामने आते हैं। एक तरफ वो कहते हैं हम जंग जीत के, दूसरी तरफ वो कहते हैं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। ठीक है, इसराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात नहीं करता, वो चुप रहता है उसके ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेसिकली यूरोप को तबाह करता है, एशिया को तबाह करता है। उनके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, इसराइल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, इसराइल बड़ा खुश है कि यूरोप भी चीखे मार रहा है, एशिया भी चीखे मार रहा है। इसीलिए जब कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पे हमला होता है, तेहरान कहता है हमने नहीं किया। यानी कि इसराइल अभी पूरा पूरा शरारत कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के मुल्कों में फॉल्स फ्लैग भी कराता है, यूरोप को भी तंग कर रहा है, एशिया को भी तंग कर रहा है। अपनी न्यूसेंस वैल्यू उसने यहाँ तक बढ़ा ली, क्योंकि उसको पता है कोई यूरोपियन मुल्क डायरेक्टली उसको टारगेट नहीं करेगा। इसराइल इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो गया इस मौके पे कि इस मौके पे जहाँ पे एक आलमी लेवल की जंग लगी है, उनका पार्लियामेंट क्या बिल पास करे, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो हाँ, यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं होता मामला। मिलिट्री डिक्टेटर इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं होता। इसराइल कनेसेट ने एक बिल पास किया है जहाँ पे सजाए मौत होगी फ़लस्तीनी को जो लीथल अटैक्स या एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कमिट करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। यानी कि उनको 90 दिन के अंदर सेंटेंसिंग के बाद सजाए मौत दे दी जाएगी। यानी कि आपको आज डिसीजन दिया गया कि जनाब आपने एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिट किया इसराइल के स्टेट के खिलाफ, आपको 90 दिन में सजाए मौत मिल जाएगी। ये कौन सी सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी है? हैं जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये नहीं कि मिसाल के तौर पे आपने कोई लार्ज स्केल बॉम्बिंग की तो आप एक्ट ऑफ टेररिज्म किया। एक्ट ऑफ टेररिज्म ये चीज़ भी हो सकती है कि आप इसराइल की एग्जिस्टेंस को निगेट करें। यानी कि आपके हम इसराइल को मानते ही नहीं है। यानी कि 25 करोड़ पाकिस्तानी टेररिस्ट हो गए, क्योंकि हम तो इसराइल को नहीं मानते, हमारे तो पासपोर्ट भी लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल नहीं है। फ़लस्तीन के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब आपका वजूद बनता ही नहीं है, स्पेशली पोस्ट 48 वाली बाउंड्रीज। वो कहते हैं आप किधर आ गए, ये तो हमारे इलाके हैं। तो यानी कि इसराइल के पार्लियामेंट ने इसराइल के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फ्री हैंड दिया कि भाई
जो जो जेल में है ना उसको शहीद कर दो, क्योंकि इसराइल इस वक्त इतने फ़लस्तीनियों को जेल में डाल चुका है कि उनके लिए एक जेल हाउसिंग क्राइसिस बना हुआ है। अब उनको जेल में डाल डाल के उनका कर तो वो कुछ नहीं सकते। ज़ाहिर है एक बंदे को आपने 4-5 साल जेल में रखा है, उसका टॉर्चर किया, अब्यूज़ किया है, वो किसी चीज़ में कन्विक्टेड ही नहीं है। जब वो बाहर जगह आपसे नफरत ही करेगा तो उन्होंने अब इसका हल निकाला है कि इनको शहीद करते जाओ। यानी कि यहाँ जंग चल रही है, दुनिया के अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, ठीक है, और सब इसराइल की ईमा पे हो रहा है। और इसराइल अपने मुल्क में क्या कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है। और ये चीज़ वो क्यों कर रहा है इसको समझे। इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू आपको हार्डलाइन लगता है तो उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हार्डलाइन है। उनको अपीज़ करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि जनाब मैं बेंजामिन नेतन्याहू कितना सख्त हूँ इन फ़लस्तीनियों के ऊपर। ज़ाहिर है ये जो इजरायली जाके बॉर्डर सेटलमेंट्स पे रहते हैं, ये जो जाके अपनी AR-15s के साथ फ़लस्तीनी लोगों पे जुल्म और जबर करते हैं, उनको खुश करने के लिए ये बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू प्लेइंग टू द क्राउड कर रहा है कि जनाब मैं अवाम को खुश रखूँ, जंग जुंग तो मैं जीत नहीं सकता, लिहाजा ये हरकतें करके मैं अवाम को हैप्पी रखूँ। तो एक अमेरिका का पर्सपेक्टिव है जंग का, एक इसराइल का पर्सपेक्टिव है। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उन्होंने स्टेट ऑफ हरमुज़ से भत्ता लगा दिया। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जनाब आप 2 शिप पर डे 20 शिप 10 दिन में लेके जा सकते हैं। चाइना को उन्होंने कहा आप शिप लेके जा सकते हैं, और इन सारों की इनफॉर्मल डील्स हुई हैं ईरान के साथ। अब ईरान के पार्लियामेंट ने ऑफिशियली आया कह दिया कि जनाब हम रिव्यू करेंगे कि हमने कैसे टैक्स करना है स्टेट ऑफ हरमुज़ को, यहाँ पर टोल हम कैसे सेटअप करेंगे। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं जनाब स्टेट ऑफ हरमुज़ खाली करो। इसराइल स्टेट ऑफ हरमुज़ की बात नहीं कर रहा, ईरान वहाँ पे टोल प्लाजा लगाने का सोच रहा है। तो जो दोस्त कहते हैं कि जनाब जंग 2 दिन से ख़त्म हुई, किंज ख़त्म होगी। और फिर इंटरेस्टिंगली इनफ वाइट हाउस ने एक नया बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ट्रंप इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जंग के पैसे दें। अल्लाह के बंदे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका को भत्ता दे पागल हो गई हैं, अमेरिका उनका दिफा नहीं कर सका, तो अब वो क्यों देंगे। मसलन आप एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री, आप सऊदी अरेबिया हैं, ठीक है, जो पीछे कैमरा मैन है हमारे वो मोहम्मद बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान ने अभी तक अमेरिका में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, सऊद फैमिली ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यूएई ने तो पूरा मुल्क इसराइल को दे दिया, अपना सिक्योरिटी apparatus इसराइल को दे दिया, ठीक है, एतिसलात के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसराइल के साथ, दे दिया, वो प्रोटेक्ट नहीं हो सका। तो अब आपको और पैसे देंगे प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अरब ममालिक इतने स्टूपिड हैं, ठीक है। पाकिस्तान को आप जो मर्जी कहो, पाकिस्तान घटिया मुल्क है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह है। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट खुद बनाई, खुद मुख्तार है ताकि ये वाली हरकतें ना हो सकें। मसलन इंडिया एक 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसने पाकिस्तान पे फुल फ्लैज हमला किया, कोई शक शुबा तो नहीं। उन्होंने अपनी दानिश में जो आया किया तो पाकिस्तान को रिपेल किया और जवाब दिया। यूएई, सऊदी अरेबिया ईरान की मिसाइलों का जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये खुद मुख्तारी ही है चीज़ जो इंश्योर करती है आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। पैसे दे के तमाशा नहीं होता। ये जो चौधरी होते हैं ना पिंड के, जो किराए के बदमाश रखते हैं, एंड में वो किराए के बदमाश चौधरी को मार के उस जायदाद पे कब्जा कर लेते हैं। जी जी, जिस चौधरी के अपने 10 बच्चे होते हैं ना, जो सारे गुंडे होते हैं, उसका काम चलता रहता है। ये बात इनको समझ नहीं आ रही। ऑयल मार्केट जो है अकॉर्डिंग टू US ट्रेजरी सेक्रेटरी वेल सप्लाइड है, हालांकि ये बात टोटल झूठ है। डबल डिजिट में पाकिस्तान की सिर्फ इन्फ्लेशन आ गई है, सिर्फ ऑयल प्राइसेस की हाइक की वजह से। पूरी दुनिया के अंदर ये फिनोमेनन आपको देखने को मिल रहा है। टोटल इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो मार्केट मैनिपुलेशन पे है। बिकॉज मैं उसका एक और मिसाल देता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह।
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वकील थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, महरोज साहब, यहाँ पे उसका आर्टिकल डाल दीजिएगा, मैं वो आर्टिकल दे दूंगा। उनसे जब एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने जवाब दिया। एप्स्टीन फाइल्स यानी कि एक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग था जो ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन था, मोसाद के लिए रन हो रहा है, उसके बारे में सवाल हो रहा है। तो आगे से जवाब देती है कि आपका वेंडेटा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो डाउ जोन्स के पॉइंट्स हैं वो हिस्ट्री के हाईएस्ट हैं, यानी ये मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो बंदा सवाल सेंटर कर रहा है उसने कहा बहन मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ, आप बता क्या रही हैं मुझे, ठीक। यही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। उनसे आप जंग का पूछें, वो मार्केट मैनिपुलेशन की तरफ चले जाते हैं, वो स्टॉक्स की बातें शुरू कर देते हैं, वो मार्केट में स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि आपको सीधा ये इसी तरह लग रहा है जैसे किसी पाकिस्तानी सियासतदान का इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, कि आप उससे पूछे कि सर आपके दौर में करप्शन बढ़ी हुई थी, तो वो कहते हैं आपको याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था तो उस वक्त मैंने देखा था कि जो मुल्क का प्रेसिडेंट था उसने मुल्क के 2 हिस्से करवा दिए। भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? ये चीज़ खुलेआम हो रही है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अमेरिकन पॉपुलेशन जाग गई है, उनको पता है कि उनका चूना लग रहा है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। बस इतने बड़े बड़े एहतजाजात हुए अमेरिका में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि प्रोटेस्ट एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। पूरा यूरोप भरा हुआ था प्रो फ़लस्तीन की रैली से। क्या फ़लस्तीन कत्लेआम रुका? नहीं रुका। अमेरिका भरा हुआ है इस वक्त अमेरिका की ही जंग के खिलाफ। क्या अमेरिका ने जंग रोकी? बिल्कुल नहीं रोकी। यानी डेमोक्रेसी एक शैम ही था। कई सालों से हम आपको इस चैनल में पिट रहे हैं कि भाई ये कहानी शरीफ ही है, और वो अब बिल्कुल एक बात खुल के सामने आ चुकी है कि नहीं यार, इसमें कोई एक्चुअल रियलिटी नहीं है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरगाची ने दोबारा से रीइटरेट किया, और वो तकरीबन हर 24 घंटे करता है कि जनाब जितने भी अग्रेसर्स हैं उनके जो भी प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं वो उनके लिए सिचुएशन मज़ीद बुरा बनाएंगे। और मैं आपको वैसे बताऊं सूरत हाल कितनी संगीन है। यूएई की गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का बिजनेस लोन पैकेज अनाउंस किया जहां वो बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे लोकली। ये जितने इन्फ्लुएंसर थे कि दुबई बिल्कुल सेफ है, दुबई सेफेस्ट कंट्री है, दुबई बेस्ट है, शेख बिन जायद मेरे अब्बू हैं, काश मुझे वो अडॉप्ट कर लें, आप ही की गवर्नमेंट $1 बिलियन का पैकेज ला रही है सिर्फ बेसिक बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए। नंबर ऑफ यूके जो आपके पास रेजिडेंट्स है वो आधे हो गए, ठीक है। ईरान ने जो आपने हरकत की उनके एसेट सीज करके, वैसे कितने नौसरबाज हैं अगर आप इसको देखो एक तराजू से। आपको कल हमने बताया था कि 500 से ज़ायद बिलियन डॉलर के एसेट सीज किए उन्होंने, सॉरी 500 से ज़ायद बिलियन डॉलर के एसेट उन्होंने ईरान के सीज किए यूएई में, 530 बिलियन डॉलर के, और 1 बिलियन दिरहम का रिलीफ दिया अपने लोगों को। इतने लालची हैं। अभी इन्होंने ईरानी लोगों का पैसा लूटा है और दिया अपने लोगों के 1 बिलियन दिरहम। मैं आपको ज़ाती तौर पर खुद बता सकता हूँ कि वहाँ पे लोग ऐसी ऐसी जगहों पे मेहनत और काम कर रहे होते हैं, रिफाइनरीज पे काम कर रहे होते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, उनके रिटेल आउटलेट्स पे काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार ऐसे मुंसलिक होता है, वो हाई रिस्क जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगियों में भी रिस्क है। 500 से ज़ायद बिलियन डॉलर ईरानियों का आपने चोरी किया है एज यूएई गवर्नमेंट, और 1 बिलियन दिरहम का रिलीफ पैकेज आपने क्रिएट किया है अपने लोगों के लिए। इतना लव करते हैं ना शेख जायद आपसे, पागल हुए हुए लोग, मैं साहब गए, टोटल झूठ। रियलिटी ये है कि ये लोग हमेशा से अपनी ज़ात को फैसिलिटेट करने में इंटरेस्टेड थे। ये वैसे आपने यूएई रॉयल फैमिली का लखा चटा देखना है, दुबई फैमिली का देखना है, अबू धाबी का देखना है, तो देखें इनकी बेटी के वकूए जो कैद हुई हुई शहजादी थी इनकी जी। वो सर ये सम टाइम इट्स नॉट ओके, ठीक है। आपको स्पेड को स्पेड ही कहना पड़ेगा। बिल्कुल मैं नहीं कहता कि जनाब पाकिस्तानी वहाँ काम नहीं कर रहे, वो रेमिटेंस नहीं भेजते, बिल्कुल भेजते हैं, लेकिन कब तक पैसों की खातिर आप बिल्कुल ही सारे असूल कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, ठीक है। और ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी एपी न्यूज़ ने खबर दी है कि जनाब ये सारे मिडिल ईस्टर्न मुल्क अभी भी ट्रंप को कह रहे हैं तुम जंग जारी रखो, सवाए 2 मुल्कों के, कतर और ओमान। ओमान तो पहली पीस टॉक्स में भी शामिल था, जहाँ पे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भांडा फोड़ा था कि सर ये ट्रंप शब्द सब झूठ बोल रहे हैं। रियलिटी ये है कि ईरान हर चीज़ पे मान गया, उसके बावजूद जंग हुई है। आपको याद होगा जब ये जंग स्टार्ट हुई थी हमने भी रिपोर्ट किया था कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि जनाब हर चीज़ मान ली उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट जितनी है वो सारी ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं हम फिर भी तुम्हारे पे जंग मुसल्लत करेंगे। इससे आपको साफ नज़र आता है कि भाई ये जंग किसकी ईमा पे हो रही है। जंग किसको इतनी ज़ोर से आई हुई थी? नेतन्याहू को आई हुई थी। ईरान अब ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं सीख करें, लेकिन हम एनपीटी को अंडर रिव्यू ला के छोड़ेंगे। ये बेसिकली एक हिला बहाना ही होता है।
ईरान को भी समझ आ गया कि जब पाकिस्तान ने हमें न्यूक्लियर बम के प्लान्स दिए थे और हमने रिजेक्ट कर दिए थे IAEA में जाके, हमें कर लेना चाहिए था। और ईरान के पास आइडियल अपॉर्चुनिटी कब थी बनाने की, जब अमेरिका इराक में जंग लड़ रहा था और ईरान के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने भी उसी दौर में बनाया था। और फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के क्रिटिकल कॉम्पोनेंट आप लोग भूलते हैं, उसमें चाइना की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो वो सिचुएशन बनी थी ईरान की, लेकिन उस वक्त पता नहीं कौन सी 4D चेस वो खेल रहे थे कि उनसे वो ब्लंडर लग गया। पर अल्लाह की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। मसलन कि अब ये वो मौका आ गया कि इजिप्ट के सीसी जो इजराइल के टाउट हैं, वो भी ट्रंप को अर्ज करें कि जनाब जंग रोक दीजिए, सिर्फ आप कर सकते हैं। ट्रंप ने जो सऊदी अरेबिया के बारे में बातें कर दी हैं, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बातें कर दी हैं, बाय द वे जिसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने तस्वीरें रिलीज़ करवाई हैं जो अमेरिकन बेसिस तबाह हुई हैं सऊदी अरेबिया में। यानी अमेरिका जो बड़ा डंडोरा पीटा था ना, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की बेइज्जती की। मोहम्मद बिन सलमान तस्वीरें लॉन्च कर दी कि जनाब ए तुहाडी बेसां ने जी ईरान तबाह करती हैं साढ़े मुल्क च। उन्होंने औकात दिखाने में टाइम नहीं लिया। लेकिन इसके बाद सीसी को, जो उन्होंने मोहम्मद सलमान के बारे में बातें की, सीसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कतर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, UAE को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ट्रंप हमारे बारे में असली में क्या सोचता है। भाई अगर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की इतनी बदतरीफी कर सकता है, उसको इंसल्ट कर सकता है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है आपके अमेरिका के अंदर, तो पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि जनाब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेट कर रहा है, अमेरिकन एम्पायर अब ऑपरेट कर रहा है, तो कोई नहीं बचेगा। अगर आप उनकी हर एक बात नहीं मानेंगे, हमें अपना एक रास्ता निकालना पड़ेगा, हमें अपना एक कोएलिशन बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ऑप्शन नहीं है। और यही वो चीज़ है जो इसराइल रोकना चाहता है। हर कॉपरेशन बिटवीन मुस्लिम नेशन स्टेट्स को स्पेसिफिकली इसराइल सैबोटाइज करता है। हमारी जो ईरान ऑयल गैस पाइपलाइन है, उसके सैबोटाज में भी मोसाद और CIA का हाथ था। यहीं पे उन्होंने बैठ के हमारी गवर्नमेंट के साथ कलूट करके ये सारी हरकतें की थी। तो हमें एज ए नेशन भी सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इस सब के दौरान बाय द वे कोई भी सदर्न लेबनान की बात नहीं कर रहा। वहाँ पूरी जंग चढ़ी हुई है, ग्राउंड इन्वेजन हो रही है। मतलब इट इज़ द ग्राउंड इन्वेजन बिफोर द ग्राउंड इन्वेजन। सैकड़ों के तादाद से उन्होंने ब्रिजेस तबाह कर दिए वहाँ पे, ताकि लोग बेसिक मोबिलिटी ना कर सके। टोटल केओस है भाई, टोटल। मतलब समझो कि बहुत सारे लफ्ज़ हैं, सुबह का वक्त है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोज़ी की हालत तो नहीं है, लेकिन रमज़ान की हमारी प्रैक्टिस हुई हुई है। तो टोटल आप समझें कि एक नाजुक सूरत हाल बनी हुई है और कोई चक्कर ही नहीं। इस सारे के दौरान एक छोटा वकूआ हुआ, रशिया ने अपने अंदर से एक UK डिप्लोमेट भेज दिया, कहा कि जनाब ये स्पाइंग कर रहा है। UK ने जाहिर सी बात है ये बात नहीं मानी, लेकिन ब्रिटेन और UAE के अंदर हरासमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स की एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि वो एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अब हरास कर रहे हैं। जाहिर है यार, हम सबको पता है कि डिप्लोमेटिक इंगेज के थ्रू स्पाइंग होती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है इन नेशन स्टेट्स के आपस में, लेकिन अब वो भी ख़त्म होते नज़र आ रहा है। इसी दौरान एक इंसिडेंट था जो डेवलप कर रहा था क्यूबा के अंदर। क्यूबा में एक मेजर एनर्जी क्राइसिस था, ठीक है, क्योंकि उनकी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई थी। पूरा का पूरा मुल्क आप समझे लोड शेडिंग में था। जो नेशनल गार्ड थी अमेरिका की, उन्होंने क्यूबा की कोस्ट लाइन को मैन किया हुआ था और वो वहाँ पे कोई सप्लाई आने नहीं दे रही थी। रशिया क्यूबा का पुराना एला है, तो रशिया ने टैंकर भेजे ऑयल के। एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती थी सीज़ के अंदर के जनाब, नेवल गार्ड और जो रशियन ऑयल टैंकर है जिसके साथ रशिया का नेवी कॉर्वेट है, इसका नाम बड़ा मुश्किल है, सुब्राजिटेल्नी, ठीक है, उसको एस्कॉर्ट कर रहा था। तो उनका आमना सामना हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं की। इससे आपको क्या नज़र आता है कि जब सुपर पावर से सुपर पावर होता है तो अमेरिका कुछ नहीं करता, ठीक है। न्यूक्लियर नेशन में से न्यूक्लियर नेशन से अमेरिका किनारा कशी कर लेता है, ठीक है। इसलिए तो उन्होंने यूक्रेन को भेजा हुआ बलि का बकरा बनाने के लिए। लेकिन जब ईरान जैसे मुल्क की बात है तो यहाँ पे वो धंधनाते हुए खुद आ जाते हैं। और बाय द वे ये तेल कब पहुंचा है? उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब क्यूबा नेक्स्ट है, तो रशिया ने भी सिग्नल दे दिया कि हजूर एड्डा भी सौखा नहीं है कि क्यूबा नेक्स्ट है। और क्यूबा की जो प्रॉक्सिमिटी है ना अमेरिका को, बहुत ही हॉरिफिक रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर उनके पास ये बेसिक मिसाइल्स है। मसलन कि ये उस तरह नहीं है कि ईरान आप तक पहुंच जाता है, ये बिल्कुल इनके बॉर्डर पे है। मसलन कि कश्ती के अंदर लोग क्यूबा से मायामी जाते हैं, ठीक है। जो पूरी इमिग्रेशन वेव हुई थी वो लिटरली बोट्स, कुछ लोग बोट / स्विम करके वहाँ तक जाते थे। तो ये बहुत ही एक स्टूपिड डिसीजन होगा अमेरिका का अगर वो क्यूबा के अंदर भी जाता है। और मुझे लगता है फिलहाल वो महाज नहीं खोलेगा जो उनकी ईरान में कुत्ते वाली हो रही है। यहीं पे हमारे सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि जनाब इसी सारे वॉर के फॉग के अंदर इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग
ऑपरेशन प्लान कर रहा है कि वो जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स उन्होंने रखे हुए हैं इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको छोड़ेगा बॉर्डर एरिया पे, उनसे एक एक्टिविटी परफॉर्म कराएगा और इसको बहाना बनाएगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 3.0, मैं पता नहीं कीड़े वाला हो रहा है, पर सेकंड ऑपरेशन सिंदूर के लिए। क्योंकि बेसिकली हमने ट्रजेक्टरी ये देखी थी कि यहाँ से इंडिया ने हमें प्रेशराइज करना था, वहाँ से इस तरह अमेरिका ने ईरान पर चढ़ाई करना था और मुस्लिम ताकतों को कमज़ोर करना था। लेकिन अब हमें साफ नज़र आ रहा है कि ईरान के रिस्पॉन्स के बाद ये सारा प्लान जो है सॉर्ट ऑफ फेल करके चौपट हो गया। लेकिन इंडिया की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको धुरंधर जैसे स्टेरॉइड्स दे दे के आपने बिल्कुल पागल कर दिया। वो इस वक्त समझ रहे हैं कि पता नहीं वो क्या चीज़ है, खा जाएंगे मुल्क, और हम हंस रहे होते हैं यार इतना गुलूफ तो ना करो यार। हमने पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी हुई है जो एक प्रोपेगेंडा की मशीन है हमारे मुल्क के अंदर, वो पढ़ के हम भी इतने पागल नहीं हुए जितने आप एक मूवी देख के पागल हो गए। और मोदी सरकार पे काफ़ी प्रेशर है क्योंकि मीशत तो उनकी परफॉर्म नहीं कर रही, LNG क्राइसिस उनका आया हुआ है, तेल उनका महंगा हुआ हुआ है, ईरान उनको मुज़ाकरात के टेबल पे बुला नहीं रहा। मसलन इस पूरी दुनिया के एक मेजर एपिसोड के अंदर इंडिया का ज़ीरो रोल है, ठीक है, जिससे वो बेशक कहते रहे कि पाकिस्तान एक दलाल मुल्क है, ये है वो। इस वजह से ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा जनाब हम बिल्कुल दलाल मुल्क हैं, लेकिन जिस बंदे की आप बात करें ना, इसका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, उसका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, इनके तो खून में दलाली है। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको एज अ पॉजिटिव प्रेजेंट कर दिया, इतने वो स्वीट हैं, ठीक। इसको आप जिस तरह मर्जी प्रेजेंट करें, लेकिन इंडिया ग्लोबल स्टेज पे इरेलेवेंट हो चुका है। अच्छा बात है, उतना ही जोर इंडियन एजेंसीज अपने पॉडकास्टर्स पे लगा रही हैं कि जनाब तुम फलां कर्नल का इंटरव्यू कर लो, तुम फलां एक्स रॉ एजेंट का इंटरव्यू कर लो, तुम फलां टीचर का इंटरव्यू कर लो जो पाकिस्तान के खिलाफ आग बगोला रहे हैं। भाई दुनिया आपको नहीं बुला रही इंटरनेशनल शिप पे, इसमें हमारा कसूर है? कोई पाकिस्तान ने जाके आपकी जगह रोकी हुई है? नहीं, क्योंकि आपकी ग्लोबल रेलेवेंसी नहीं रही। आपने एक जंग मुसल्लत की पाकिस्तान में, उसमें आप हार गए, उसके बाद दुनिया को समझ आया कि यार आपकी मिलिट्री पावर वहाँ पे नहीं खड़ी हुई, स्पेशली एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपको फ्री नहीं करवा रहे। और दूसरा मसला है पाकिस्तान के हमसाए का, तो वो आपको क्यों बुलाएंगे हजूर? तीसरा, क्योंकि अब दुनिया को ये भी नज़र आ गया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दहशतगर्दी एक्चुअली इंडिया स्पॉन्सर करा रहा है, तो अब आपको वो वही कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं जो पाकिस्तान को मिलता था जब पाकिस्तान ये सारी हरकतें करता था। हम आपको जंग के टाइम से बता रहे हैं कि हजूर आप मान जाए, नहीं तो वक्त तो आपको मना ही देगा। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। टोयोटा मोटर्स के ओनर आमिर अवान इस्लामाबाद में कत्ल कर दिए गए हैं। ये वकूआ उनके फार्म हाउस के बाहर हुआ था जहाँ पे उनको 2 दफ़ा गोली मारी गई है। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारे फेडरल कैपिटल के अंदर एक इंतहाई मशहूर बिजनेसमैन को इस तरह कर दिया गया है। तो ये एक रियासत की फेलिंग है। IMF ने भी अनाउंस कर दिया है कि जितने भी ये दुनिया के मामला चल रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, इनको काफ़ी टफ टाइम आएगा। तो हो सकता है कि कोई ना कोई रिलीफ पॉइंट हमारे लिए बनाया जाए, IMF की डील के पॉइंट ऑफ व्यू कोई शरायत हमारे लिए सॉफन कर दी जाए। सऊदी ऑयल कार्गो ऑफ 6.5 लाख बैरल पाकिस्तान आ रहा है विया हरमुज अमिड रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक, यानी कि पाकिस्तान के एस्कॉर्ट के साथ आ रहा है। इससे हमारी अप्रैल की सप्लाई फुली सिक्योर हो जाएगी, लेकिन तेल की प्राइस कम नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि ये तेल की प्राइस जो बढ़ाएगी है, इसका ईरान की जंग से ताल्लुक़ नहीं है, इसका IMF के टारगेट से ताल्लुक़ है। ये जो इन्होंने पिछली 2 दफ़ा रेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने पहली दफ़ा इतना रेट बढ़ाए थे, इनको पता था हमने महीना डेढ़ कवर कर लिया। तेल आपका मज़ीद महंगा होना है, क्योंकि आपके तेल के जब स्टैट्स रिलीज़ होते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ये लेवी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन पे जा रहा है। इसी वजह से डबल डिजिट में आपकी इन्फ्लेशन जाएगी काफ़ी अरसे के बाद। 65% आपका प्राइस हाइक हुआ है, जो आपका 65% ऑफ मंथली प्राइस हाइक हुआ है, जो आपका फूड से एनर्जी तक लाइक उस हर चीज़ को डैमेज करेगा। आपकी जो मार्च इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड थी 7.4 पे, वो अप्रैल में 9.9 to 10% पे आ जाएगी। इनफैक्ट सरकार के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो नॉर्मल लोअर साइड में थे, एक्चुअली इसके काफ़ी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिकॉज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लेशन शो कर रही है। माल मार्केट में कितने आएगा, महंगा ही होगा, लेकिन रोटी मरियम साहिबा आपको अभी भी 16 रुपये की दिलवाएंगी। ये मिरेकल कैसे होगा किसी को नहीं पता। मसलन पाकिस्तान के अंदर ना मैंने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, फार्मर फार्मिंग करता है, ठीक है, साहब गंदम उगाता है, उसके बाद बिजली महंगी, फर्टिलाइज़र महंगा, पानी महंगा। जब वो मार्केट में लेके आता है उसे कहते हैं जनाब तुम लॉस करो। और भाई वो कैसे लॉस करे, जब चीज़ को 100 रुपये की पड़ी वो 80 कैसे आपको बेच देगा? नहीं, तुम लॉस करो। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को सस्ती देनी है। भाई सरकार खरीद ले 100 रुपये में, लोगों को मुफ्त बांट दे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, सरकार गिफ्ट्स बांटने में इंटरेस्टेड है, मुफ्त प्रोडक्ट्स बांटने में इंटरेस्टेड है, जेन्युइन बिजनेस कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी उसका सर्ज भी होता जा रहा है, यानी कि वो गिरी जा रही है।
ऑयल के अंदर जब सर्ज आया, बॉन्ड यील्ड्स की वजह से इन्वेस्टर्स रैटल हुए, तो आपका ओवरऑल जो मार्केट में गुब्बारा बना हुआ था वो फटा। कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो क्लोज हुआ 1,46,842.97, डाउन तकरीबन 4,800 पॉइंट डाउन हुआ है, जो आपका 3.21% का ड्रॉप आया है ये दिन का। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक आर्टिफिशियल गुब्बारा था ये बैक्ड बाय लेट्स से कोई मेजर बिजनेस इंटरेस्ट नहीं था, या एक्चुअली मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, या एक्चुअली आउटपुट नहीं था। इसके अंदर पैसा ही फिल्टर इन फिल्टर आउट हो रहा है, और वही पैसा निकल के अब और कमोडिटीज़ में चला जाएगा, और वहीं से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। इतनी फ्लक्चुएशन सट्टे के बाज़ार में होती रहती है, और ये फ्लक्चुएशन आपको जंग के दौरान नज़र भी आती है। अब हम आएंगे क्रिकेट की तरफ, क्योंकि ये 2-3 खबरें ये कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। नसीम शाह साहब को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो कमेंट किया था मरियम नवाज साहिबा के बारे में, उस कमेंट में कुछ गलत नहीं था, लेकिन अपेरेंटली वो पीसीबी के जो सोशल मीडिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज हैं, सोशल मीडिया गाइडलाइन, उसको वायलेट करता, लिहाजा 2 करोड़ रुपया जुर्माना हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगा कि बॉल टैंपरिंग एक लेवल 3 ऑफेंस है, जो हुआ क्या कहते हैं फ़खर जमान से, उसके एवज जो उनको सज़ा आई है महरोज भाई, वो कितनी आई है? 1 to 2 मैच बैन इफ फाउंड गिल्टी, यानी कि अच्छा, यानी आज के दिन, यानी हमारा दूसरा क्लेम उसमें प्रॉब्लली डिसीजन आ गया होगा, लेकिन वो 1 से 2 मैच का बैन है, यानी कि कुल मिला के अगर फाइनेंशियल लॉस की बात करें 10-20 लाख रुपए का। लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट करने का 2 करोड़ रुपया जुर्माना किया पीसीबी ने। हसन अली को 10% मैच फी फाइन की, क्योंकि उनका लेवल 1 का ब्रीच था, प्रोवोकेशंस आफ्टर डिसमिसल, यानी कि बैट्समैन को उकसाना इन अ नेगेटिव वे, गालम गलोच या कोई इस तरह की अग्रेसिव जेस्चर में। 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है शाहीन अफरीदी को सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर, जहां पे वो गेस्ट ऑफ टीममेट सिकंदर रजा को प्लेयर रूम में ले गए डिस्पाइट सिक्योरिटी फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन। यानी कि ये सारे ऑफेंसेस, आपको पता है सिक्योरिटी स्टाफ क्यों नहीं अलाउ करती रैंडम लोगों को या किसी भी बंदे को प्लेयर्स रूम में आने के लिए? मैच फिक्सिंग की वजह से, स्पॉट फिक्सिंग की वजह से। तो जो चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके लिए जुर्माने, फ़ाइने, नुकसानात मिनिमल। लेकिन नसीम शाह ने मरियम नवाज साहब के सामने ट्वीट की, जो मेरे ख्याल से बड़ी ऐप्ट ट्वीट थी टू बी फ्रैंक, कि वाई शी बीन ट्रीटिंग लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड स्टेडियम में जब क्वीन आती थी तो उसको साथ ट्रीटमेंट मिलती थी। भाई आप एक इलेक्टेड ऑफिसर हैं, आपकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम लेट्स से द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो एक टाइटल हेड फिगर है। और इसकी वजह से नसीम शाह साहब का पूरा करियर ही जेपटी में लगता है। नसीम शाह ने अनकंडीशनल अपॉलजी दी है। उसने कहा कि जनाब मेरी सोशल मीडिया टीम से खर्च वजी है। उसने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को फारग कर दिया है। वो सोशल मीडिया मैनेजर पूरी पीसीबी की लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट हो गया, अब कोई क्रिएटर उसको हायर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक मेजर ओवर रिएक्शन है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट अबसर्ड है कि हम एक बेसिक बुनियाद लोगों का बात करें। अच्छा, नसीम शाह बेचारा हर वक्त इस कंट्रोवर्सी में रहता ही है। नसीम शाह को मेरे ख्याल से इमरान खान साहब पसंद हैं, उन्होंने 1-2 दफ़ा कोई बात की हुई है तो वो टीम से निकाले जाते हैं, तो लोग कहते हैं ये वजह है। फिर असल में पाकिस्तान के इकोसिस्टम में गॉसिप मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। लेकिन बहुत अफसोसनाक वाक़या कि एक प्लेयर ने ना गाली दी, ना बदतमीज़ी की, ना वायलेंस के लिए उकसाया, कुछ भी नहीं किया। मसलन हमारी जो DGPR हैं उन्होंने बाकायदा झूठ बोला तो कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हमारे कितने मिनिस्टर्स हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो वायलेंस उकसाती हैं, कुछ भी नहीं होता। एक क्रिकेटर ने ट्वीट कर दी, कब बात हुई, क्यों? उस क्रिकेटर की ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग है, तो लोगों ने देखा, रीशेयर किया, लोगों ने उसे मीम्स। अच्छा, नसीम शाह कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो कह रहा है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन ही नहीं है। लोगों ने कहा परवाही कोई नहीं जनाब, चला ही जाओ। वो चीज़ अभी भी ट्रेंड कर रही है, अभी भी लोग उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, एडिट्स बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पहले मरियम नवाज साहिबा वॉक करती नज़र आ रही हैं स्टेडियम के अंदर, उसके बाद एक नसीम शाह का शक्ल आती है, उसकी ट्वीट आती है, पर नसीम शाह का एडिट चलना शुरू हो जाते हैं। ये असल में हाँ जी, एडिटर मरवाएंगे। और हमारे सियासतदान इतने ब्लाइंड हो चुके हैं कि उनको नज़र नहीं आता कि अवाम उनके बारे में असल में क्या सोचती है, और जब उनको वो असलियत पता चलती है कि वो क्या सोचे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो आग बगोला हो जाते हैं। वो एक बूढ़े बुजुर्ग को जो मोटरसाइकिल में गर्मी में फ्रस्ट्रेशन में महंगाई की बात करता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं।
नफ़रत है मुझे इस लफ्ज़ से यार कि आपको ये नॉर्मल लगता है। ठीक है, अच्छी बात है यार, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। इस दुनिया में अगर इंसाफ ना मिल सका तो रोज़े मैशर तो मिलेगा। रोज़े मैशर जिन जिन लोगों के साथ आपने ज़्यादती की होती है, एक तो ज़िंदगी में तौबा मांगे कि बड़ा मुश्किल होगा रोज़े मैशर ये सारी चीज़ें पूरी करना, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी पूछ तो बहुत बड़ी होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप पॉलिटिक्स में आए, सोल्यूशन ये आप पॉलिटिक्स में आए, कि ना बहन ना भाई, बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी पकड़ है। मतलब कि मैं देखता हूँ कि मीडिया के ऊपर लोग इतना झूठ बोलते हैं तो इतनी बड़ी पकड़ होती है। हाँ, आपसे नादानिस्ता तौर पे बात हो जाए वो सेपरेट है, लेकिन जानबूझ के, ठीक है, मसलन पूरी गवर्नमेंट ने, पूरे मीडिया चैनलों ने कन्विंस आपको करने की कोशिश की कि इमरान खान के 3 साढ़े 3 साल के टेन्योर में जो उसने ऑपोजिशन के साथ किया, वही उसके साथ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने जो साढ़े 3 साल में ऑपोजिशन के साथ किया, गलत किया, इल्लीगल किया। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 लेवल्स हैं पेन के, तो प्रॉब्ली लेवल 3 था। इमरान खान उसकी जमात साथ जो हो रहा है वो लेवल 10 पे काम चल रहा है, बंदे मारे जा रहे हैं। मसलन हम सब ने देखा था इमरान रियाज खान जब कैद से बाहर आया था, मुझे एक नून लीग का बंदा नहीं याद जब वो कैद से बाहर आया हो तो उसकी ये हालत हो। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा साद रफ़ीक का, लेकिन उनका इमरान रियाज वाला हाल था जो आया था बाहर। कैंसर पेशेंट आपने जेल में रखी हुई, आपको इतना फ़ियर है, ठीक है। बेपनाह लोग आपने जो इनके सपोर्टर थे उनको गोलियां मार चुके हैं, ये रियलिटी है। टीएलपी के साथ जो किया सो किया, वो एक सेपरेट मैटर है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए, और बड़े लेवल पे तो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। ईरान के लिए दुआ कीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिकों के लीडरान को अल्लाह हदायत दे, इसके लिए दुआ कीजिए। हमारे लीडरों को अल्लाह हदायत दे, इसलिए दुआ कीजिए। अमेरिका के निस्तो नाबूद होने के लिए दुआ कीजिए, और इज़राइल जो उनका एक पपेट स्लैश पार्टनर है हर चीज़ में, उसके निस्तो नाबूद होने की दुआ कीजिए। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।